हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो हम चलते हैं आगे। तुम कहोगे आते ही पढ़ाने लग जाता है, तो लो भाई थोड़ा रुक जाते हैं और सुनाओ कैसे हो, सब ठीक है, मजे चल रहे हैं, आनंद है, आनंद मंगल सब है। चलो, तो टॉपिक है मास एंड वेट मेजरमेंट। मास एंड वेट मेजरमेंट। तो बात है कि मास एंड वेट मेजरमेंट क्या होता है। मास एंड वेट मेजरमेंट वही होता है जो आपको पता है। मास मेजरमेंट मतलब मास मेजरमेंट, और वेट मेजरमेंट मतलब वेट मेजरमेंट। लेकिन कमाल की बात यह है कि कोई मशीन वेट नापती ही नहीं है, ना कोई मशीन मास नापती। एक्चुअली क्या है, मशीन्स मेजर फोर्स एंड कॉल इट वेट। मशीन फोर्स नापती है, उसको वेट कहती है। तुम कहोगे कैसे, मैं बोलूंगा सोचो। मान लो एक स्प्रिंग बैलेंस है। होता क्या है, इसमें हुक सा होता है, इसमें कोई मास लटका दिया। अब मान लो 10 किलो का मास लटकाया, तो होता क्या है, जैसे ही 10 किलो का मास, तो ये थोड़ा नीचे जाएगा, एक लेवल पे ये बैलेंस हो जाएगा। ये बैलेंस तब होगा जब टेंशन 10G यानी कि लगभग 100 हो जाएगी। इस टेंशन से क्या होता है, यहाँ पर एक पॉइंटर होता है, स्प्रिंग में टेंशन आती है, मतलब ये स्प्रिंग को खींचता है। तो स्प्रिंग के फोर्स से क्या होता है, ये पॉइंटर जो होता है वो 10 तक आ जाता है। तो बेसिकली वो लोग करते हैं क्या है बनाने के लिए, वो ऐसा करते हैं, इस पर 10 किलो लटका दिया, 100 की टेंशन होगी, 100 की टेंशन पे वो जहां आ गया वहां पे लिख दिया 10 किलो। ऐसे ही 9G यानी कि 90 के टेंशन पे जहां आ गया वहां पे लिख दिया 90, 9 किलो। जहां पे 80 की टेंशन पे आ गया वहां पे 8 किलो लिख दिया, और ऐसे निशान बनाते रहते हैं। अब ये सोचो, ये भी जरूरी नहीं कि यहाँ पे एक 10 किलो का वेट अटकाया जाए। अगर तुमने हाथों से ही 100 न्यूटन की टेंशन लगा देते, तो भी वो 10 किलो बताता। देखो मेरी बात सुनो, स्प्रिंग को कुछ नहीं पता, स्प्रिंग पे एक टेंशन जनरेट होती। वो टेंशन आप 10 किलो के मास से कर दो या 100 न्यूटन फोर्स से कर दो, फर्क नहीं पड़ता। तो वो बेसिकली टेंशन को रिस्पॉन्ड करती है। तो वो 100 न्यूटन टेंशन को मान लेगी, 100 न्यूटन का वेट है, उसके लिए इंपॉर्टेंट टेंशन है। ठीक है, ऐसे ही मान लो कि एक ऐसी वेइंग मशीन जिसको कोई सामान रखते हैं। तो मान लो आपने इस वेइंग मशीन पे 10 किलो रख दिया। अब क्या हुआ कि इस पर एक नॉर्मल लग जाएगा 10 किलो या 10G यानी कि 100। और ये मशीन ब्लॉक पे ऊपर नॉर्मल लगाएगी, तो ब्लॉक मशीन पे नीचे नॉर्मल लगाएगी। वो नॉर्मल भी कितना होगा, 100 होगा। उस नॉर्मल से, उसमें क्या होता है अंदर भगवान जाने, अगर आपको देखना है तो किसी मशीन को तोड़ के देख लेना। उस नॉर्मल से कांटा होता है, वो 10 किलो पे चले जाता है। अब ये बिल्कुल जरूरी नहीं कि आप उस पर 10 किलो ही रखो। अगर आप अंगूठे से भी 100 न्यूटन का फोर्स लगा दो, तो वो 10 किलो दिखा देगा। मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऊपर कोई 10 किलो का मास है या ऊपर कोई 100 न्यूटन का फोर्स है, उसके लिए दोनों चीजें बराबर। तो वो बेसिकली क्या नापती है, वो बेसिकली फोर्स नापती है। और फोर्स को क्या बोल देती है बच्चों, फोर्स को बोलती है कि फोर्स उसका वेट है। ठीक है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट फोर्स है। अब वो फोर्स टेंशन के माध्यम से भी नप सकता है या नॉर्मल के माध्यम से नप सकता है। मतलब अभी सिंपल सी बात है कि मशीन मेजर्स, मशीन क्या नापती है बच्चों, नॉर्मल और टेंशन विच इट अज्यूम्स एज वेट। मशीन नॉर्मल या टेंशन नापेगी, जिसको क्या नापेगी, किसको, जिसको क्या मानेगी, वेट मानेगी। ठीक है बच्चों, तो उसके हिसाब से नॉर्मल या टेंशन वेट है। और मास कैसे निकालोगे, मास सिंपल है, मास वेट बाय जी होता है। जैसे मान लो वेट है 10G, तो मास हो गया 10। ठीक है, अब इसमें लफड़े क्या होते हैं, हम तीन टाइप के केस देखते हैं। मान लो हम ऐसा करते हैं, पहला केस ये स्टैटिक केस है, इसमें कोई एक्सेलरेशन। मान लो ये कोई लिफ्ट है, ये रुकी पड़ी है। अब इसमें दो तरीके से वेट नाप सकते हो, एक तो आप स्प्रिंग बैलेंस से नाप सकते हो, और एक नाप सकते हो वेइंग बैलेंस से, ऐसे। ठीक है, इस केस में क्या होता है, टेंशन ऊपर होता है, एमजी नीचे होता है। मैं थोड़ा बड़ा डायग्राम बना दूं। ठीक, हम ऐसा मान लेते हैं, एक सिंपल लिफ्ट मान लेते हैं। लिफ्ट में ऊपर एक स्प्रिंग बैलेंस है, यहाँ पे एक मास लटका पड़ा है, ऊपर टेंशन है, नीचे एमजी है। और ऐसे ही एक वेइंग बैलेंस है, उसमें भी मास है, ऊपर नॉर्मल है, नीचे एमजी है। ठीक है, अब तीन केस है। पहला केस, पहला केस ये है बच्चों कि आपके पास क्या हुआ, ये सिस्टम रेस्ट पर है, एक्सेलरेशन जीरो है। अगर सिस्टम रेस्ट पे है, एक्सेलरेशन जीरो है, तो यहाँ पे टेंशन, एक सेकंड देख लो मैंने वीडियो ऑन भी किया है कि नहीं किया। वीडियो ऑन है, ऐसा कई बार हो जाता है मेरे साथ कि मैं
आधे आधे घंटे वीडियो बनाता हूँ, बाद में पता चलता है कि वीडियो ऑन नहीं किया, फिर बहुत ही खुंदक आती है, खुंदक बोले तो गुस्सा, ठीक है। तो फिर उसको दोबारा बनाने का मन भी नहीं करता, ये भी समस्या है, सिंगल शॉट हो जाना चाहिए काम। अब अगर रेस्ट पे है, एक्सेलेरेशन जीरो है, तो इधर टेंशन एमजी के बराबर होगी और उधर नॉर्मल एमजी के बराबर होगा। भाई इस केस में टेंशन एमजी के बराबर, इस केस में नॉर्मल एमजी के बराबर होगा। अब टेंशन है नॉर्मली क्या है, वेट है, तो वेट कितना आ गया, एमजी आ गया। और मास कितना होगा बच्चों, है ना, मैं इसको एम डैश बोल देता हूँ, ठीक है बच्चों। तो जो ये वेट नापेगा वो तो एमजी होगा, मास कितना होगा, वेट बाय जी, तो इसका मतलब मास वही आएगा जो है और वेट वही आएगा जो है। इसमें दिक्कत नहीं, इसमें जो मास है वही दिखेगा, जो वेट है वही दिखेगा। फर्क तब पड़ता है जब आपके पास एक्सेलरेशन ऊपर या नीचे की तरफ होगा। अगर एक्सेलरेशन ऊपर है तो नेचुरल सी बात ऊपर वाला फोर्स बड़ा होगा, तो ऊपर वाला फोर्स बड़ा होगा तो पहले वाले केस में नेट फोर्स होगा टी माइनस एम जी, क्योंकि अगर सिस्टम ऊपर जा रहा है तो टी एम जी से बड़ा होना चाहिए। और नीचे वाले केस में क्या होगा, नेट फोर्स एन माइनस एम जी बराबर कितना होगा, एम ए होगा। यहाँ से जो वेट है, जो टेंशन है नॉर्मल है, वो कितना हो जाएगा बच्चों, एम जी प्लस ए। तो वेट जो टेंशन है नॉर्मल है वो एम जी प्लस ए हो गया, ठीक है। और जो मास नापने में आएगा वो होगा वेट बाय जी, तो वेट बाय जी कितना हो गया, एम जी प्लस ए डिवाइड बाई जी। नेचुरल सी बात है, एम से बड़ा है, तो जब आप ऊपर ले जाओगे तो वो ज़्यादा मास दिखाएगा, ज़्यादा वेट दिखाएगा। ये देखो जो वेट है वो एम जी प्लस है, मतलब एम जी से बड़ा है। जो वेट है वो एम जी से बड़ा है और जो मास है वो एम से बड़ा है। तो वेट एम जी प्लस ए है तो एम जी से बड़ा हो गया, मास एम जी प्लस ए बाई जी है तो जी प्लस ए जी से बड़ा है, तो मास एम से बड़ा होगा। तो आप अगर किसी चीज़ को ऊपर ले जाओगे, एक वेइंग मशीन को मास रखो एकदम से ऊपर कर दो, वो ज़्यादा वेट दिखाएगा। सोच के देखो, जैसे आपने ये लिया, मान लो 10 किलो दिखा रहा है, एकदम से ऊपर खींच दो, एकदम से कांटा नीचे आ जाएगा। जैसे यहाँ पे कांटा है, आप एकदम से ऊपर खींच दोगे तो कांटा नीचे आ जाएगा, कांटा नीचे आ जाएगा तो वो ज्यादा वेट दिखाएगा, 10 किलो की जगह 11 12 13 किलो दिखा देगा। तो ऊपर ले जाते समय वेट बढ़ जाता है, मास भी बढ़ जाता है। मैं इसको मिटा रहा हूँ। और तीसरा और आखिरी केस, केस 3, ठीक है। केस 3 क्या है, अगर एक्सेलरेशन नीचे है, अगर एक्सेलरेशन नीचे है तो उस केस में क्या होगा, वेट या टेंशन देखते हैं। तो एक्सेलरेशन नीचे है तो एम बड़ा होगा, तभी तो नीचे है, और यहाँ भी एम बड़ा होगा। तो नेट फोर्स कितना हो गया आपके पास, नेट फोर्स ऊपर वाले केस में हो गया एम जी माइनस टी और नीचे वाले केस में हो गया एम जी माइनस एन। तो नेट फोर्स एम जी माइनस टी एम जी माइनस एन बराबर कितना हो गया, एम ए हो गया। तो इसका मतलब जो वेट आएगा वो टेंशन है नॉर्मल कितना हो जाएगा बच्चों, एम जी माइनस ए। तो वेट टेंशन नॉर्मल एम जी माइनस एम ए, मतलब एम जी माइनस ए हो गया, ठीक है बच्चों, सही है। और जो मास नपेगा इस केस में वो होगा वेट बाय जी, ठीक है, वो हो जाएगा एम जी माइनस ए बाय जी। तो ये एम से कम आएगा, क्यों, क्योंकि जी माइनस ए जी से छोटा है, तो एम इंटू समथिंग लेस देन 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। और ये एम जी से कम आएगा, मतलब ये हुआ कि जब एक्सेलेरेशन नीचे करोगे तो कम मास नपेगा, कम वेट नपेगा, और एक्सेलेरेशन ऊपर करोगे तो ज्यादा मास नपेगा और ज्यादा वेट नपेगा। सोच के देखो, इसको आप हाथ में लेके बैठे हो, ये 10 किलो दिखा रहा है, एकदम से नीचे करोगे तो एकदम से स्प्रिंग जो होगी 6 7 किलो दिखाएगी। समझ मेरी बात। तो ऊपर ले जाओगे स्प्रिंग ज्यादा स्ट्रेच होगी, ज्यादा मास दिखाएगी, नीचे ले जाओगे स्प्रिंग कम स्ट्रेच होगी, कम मास दिखाएगी। सिंपल सा फॉर्मूला है, एम जी प्लस है एम माइनस है। मैं इसको मिटा रहा हूँ। चलो भाई, अब चलते हैं आगे। एक मान लो सिंपल सा क्वेश्चन है कि जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो मास आता है 80 किलो, और व्हेन लिफ्ट ए से नीचे आती है मास आता है 72 किलो ऑफ मैन। किसी आदमी का मास ऊपर जाते समय 80 किलो आ रहा है, नीचे आते समय 72 किलो आ रहा है। तो ए बताना है और एक्चुअल मास बताना है उस आदमी का, ठीक है। क्या करें, लेट्स सी। सिंपल क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो, इट्स इजी। ऊपर जाते समय जो वेट आता है वो होता है एम जी प्लस ए। तो मास 80 का मतलब वेट 80 जी आया, क्योंकि मास निकलता क्या है, वेट बाय जी। तो वेट बाय जी अगर 80 आ गया तो वेट आ गया 80 जी। तो ऊपर जाते समय आपके पास वेट आ गया 80 जी, एम जी प्लस ए, और नीचे आते समय एम जी माइनस ए, वेट कितना आ गया 72 जी, ठीक है।
दोनों को डिवाइड कर दो, क्या आ गया, जी प्लस ए बाई जी माइनस ए कितना हो गया बच्चों, 80/72। 80/72 को 10/9 लिख दो, कितना हो गया, 9g प्लस 9a इज इक्वल टू 10g माइनस 10a। ठीक है बच्चों, अब कितना हो गया, 9a प्लस 10a कितना हो गया, 19a बराबर कितना हो गया, 10/9। 9 प्लस 10 19, a बराबर 10/9 जी है ना, सॉरी सॉरी, 10g में से 9g गए जी, देखो क्या गलती कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ, ऐसा भी हो जाता है। a बराबर कितना हो गया, g/19। आई डोंट नो इफ आई एम करेक्ट और नॉट, लेकिन शायद ठीक ही होगा। तो एक्सेलरेशन g/19 हो गया। ठीक है, अब निकालते हैं मास। तो मास निकालने के लिए किसी को पकड़ लो, मास इज इक्वल टू 80g/g प्लस ए, 80g/g प्लस ए। ए कितना है बच्चों, ए है g/19, तो g प्लस ए की जगह g/19 आ गया। अब क्या हो गया, 80g, एलसीएम ले लो 19, तो 19 एलसीएम लोगे आप तो यहाँ आ जाएगा 19g प्लस जी। ठीक है बच्चों, तो 19g प्लस जी कितना हो गया, 20g। तो ये हो गया आपके पास, देखो 80g/20g, ऊपर बचेगा 4, तो 4 इंटू 19, 19 जा कितना होता है मेरे ख्याल से 76 kg। तो उसका एक्चुअल मास जो है 76 kg है। ऊपर जाते समय 80 kg हो जा रहा है, नीचे आते समय 72 kg हो जा रहा है, और जो एक्सेलरेशन है लिफ्ट का वो g/19 है। फाइन, चलो भाई इतना कर लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, एक आध क्वेश्चन और करते हैं। ठीक, मिटा दो। चलो भाई, अगला क्वेश्चन है, ये एक स्प्रिंग बैलेंस है, और ये दो मास है 3 और 4 किलो। क्वेश्चन है ये कितना मास बताएगी। नॉर्मली लोग सोचते हैं कि जो मास बताएगी 3 4 7 बताएगी, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। होता क्या है, इसको कोई मतलब नहीं मास से, ये नापती है टेंशन। अब यहाँ टी है तो यहाँ क्या होगा 2t, तो इस पे टेंशन लगी 2t, मतलब ये वेट कितना बताएगी 2t के बराबर, और मास कितना बताएगी वेट बाय जी। तो इसका जो मास होगा वो 2t/g होगा। ठीक है, तो 2/g इंटू टी। अब टी कितना होगा बच्चों, टी होगा आपके पास 2m1m2g/m1 प्लस m2। तुम बोलोगे फॉर्मूला कहाँ से है, मैं बोलूंगा जब मैंने फॉर्मूला बताया था एटवुड मशीन में, तो मैंने तभी कहा था इसको रट लो, mtr कर लो। तीसरे जी कट गया, आंसर आ गया 4m1m2/m1 प्लस m2। ठीक है बच्चों, तो 4m1 कितना है 3, m2 कितना है 4, m1 प्लस m2 हो गया 3 प्लस 4, 4 इंटू 3 12, 12 चौके 48, 48 बाय कितना हो गया 4 प्लस 3 7। ठीक है, 48 से 7 डिवाइड होता है क्या, होता है क्या, 7 6 42, 7 7 49, नहीं जो भी हो गया, तो यही आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, अब आंसर है तो है। तो आंसर जो हो गया दैट इज लेस देन 7 kg, थोड़ा ही लेस है लेकिन लेस है। ठीक है, हालांकि एक अच्छा डेटा बन सकता है इसको आप 6 किलो कर लो, आपको लगेगा 9 किलो आंसर आएगा, लेकिन आंसर 9 किलो की जगह क्या आएगा, 4 3 6 डिवाइड बाय 3 प्लस 6, 4 3 12, 12 6 72 डिवाइड बाय 3 प्लस 6 9, 9 8 72। तो आपको लगेगा कि आंसर 9 किलो आएगा, लेकिन आंसर जो होगा वो 8 kg आएगा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। और अब हम एक क्वेश्चन और करते हैं, मिटा दूं बच्चों, मिटा दिया। अब हम सवाल करते हैं, ये ऐसा एक सवाल हरीश चंद्र वर्मा जी ने है, इसको हम बोलते हैं पेंटर वाला सवाल। ठीक है, कौन सा सवाल बच्चों, पेंटर वाला सवाल। कौन सा सवाल बच्चों, पेंटर वाला सवाल। ठीक है, अब पेंटर वाला सवाल क्या है बच्चों, कि एक पेंटर है, एक सेकंड मुझे कुछ सोचने दो। हाँ ठीक है, तो सवाल ऐसा है कि एक पेंटर है, तुम बोलो सर क्या फफूंद है। एक्चुअली क्या होता है कि कई बार आपने देखा होगा कि बिल्डिंगें होती है ना, तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग जो होती हैं उनके बाजू में ऐसे रस्सी लटका के ना एक पेंटर्स होता काम करते रहता है। तो ऐसे कोई पेंटर है, लेकिन उसका सिस्टम उसके हाथ में है, तो वो रस्सी को ऊपर नीचे कर सकता है। ठीक है, तो पेंटर ऐसे हवा में लटका पड़ा है जमीन से ऊपर, ऊपर नीचे जा सकता है, सामने पेंट कर सकता है, सामने कोई दीवार होगी वॉट। तो ये जो पेंटर है इसको मान लेते हैं 60 किलो का, और जिस डब्बे में है वो डब्बा मान लेते हैं, डब्बा भी ठीक ठाक होना चाहिए 40 किलो का मजबूत, हल्का डब्बा हुआ तो पता चले नीचे निकल जाए। और ये खड़ा है एक वेइंग मशीन पे।
ठीक है। एक पेंटर एक वेइंग मशीन पे खड़ा है, पेंटर है 60 किलो का, वेइंग मशीन है 40, सॉरी केज है 40 किलो का, वेइंग मशीन को मासलेस मान लो। ठीक है। अब क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन के दो पार्ट है, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं फिर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन का ए पार्ट ऐसा है कि इफ पेंटर मैनेजेस टू, ठीक है, क्या टू बोर्ड में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? टू बोर्ड में आ रहा है। चलो भाई, इफ पेंटर मैनेजेस टू रिमेन स्टिल, मतलब पेंटर ने ऐसे रस्सी पकड़ रखी कि ऊपर नीचे कहीं ना जाए, देन फाइंड फोर्स बाय पेंटर on thread, on rope, and reading and mass reading of weighing machine। अगर ये स्टिल है तो वो रस्सी पे कितना फोर्स लगा रहा है और वेइंग मशीन कितना मास नाप रही है। और दूसरा क्वेश्चन है कि टू मेजर करेक्ट रीडिंग, अगर हम चाहते हैं कि वेइंग मशीन करेक्ट रीडिंग नापे, टू मेजर करेक्ट रीडिंग बाय वेइंग मशीन अगर करेक्ट रीडिंग लेती है, व्हाट इज फोर्स एंड रीडिंग, नहीं व्हाट इज फोर्स एंड एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। अब हम चाहते हैं कि वेइंग मशीन इसका मास सही नापे, मतलब 60 किलो तो 60 किलो नापे। उसके लिए आदमी धागे पे कितना फोर्स लगाएगा, ठीक है, और वेइंग मशीन तो मुझे पता है 60 किलो नापेगी, और इस सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना होगा। ठीक है, मतलब देखो स्टिल रहने पे, है ना, स्टिल रहने पे तो क्या है, कुछ ना कुछ रीडिंग आएगी, लेकिन मैं चाहता हूँ बिल्कुल सही रीडिंग है, 60 किलो की 60 किलो। अगर मैं चाहता हूँ 60 किलो रीडिंग आए तो वेइंग मशीन कितना नापेगा, और उसके लिए आदमी को ऊपर जाना पड़ेगा, नीचे जाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ऊपर जाएगा तो एक्सेलरेशन ऊपर आएगा, नीचे आएगा तो एक्सेलरेशन नीचे आएगा, और स्टिल रहेगा तो एक्सेलरेशन जीरो आएगा। हो सकता है एक्सेलरेशन जीरो हो, जो भी हो, लेट्स सी। तो दो क्वेश्चन है, आप लिख लो, मैं इस क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है, और फिर हम चलेंगे आगे। ठीक है, ये इस लेक्चर का आखिरी टॉपिक होगा। ठीक है, तो मैं मिटा दूं इन सबको, मैं सारा क्वेश्चन मिटा दूं, मिटा दूं, ये गया, ये भी गया। दोबारा बनाता हूँ। पेंटर, रस्सी, वेइंग मशीन। ठीक है, अब हम सिस्टम लेते हैं, हम एक सिस्टम लेते हैं पेंटर प्लस केज का, P प्लस सी। ध्यान रखना, पेंटर जितना फोर्स लगाएगा रस्सी पर, उतना ही रस्सी का टेंशन हो जाएगा। आपने रस्सी को नीचे खींचा 100 न्यूटन से, रस्सी का टेंशन भी 100 न्यूटन हो जाएगा। तो टी और एफ सेम हो गए, और जो टेंशन यहाँ है वही टेंशन यहाँ है। ठीक है, तो बेसिकली ऊपर हो गया 2F, एफ आदमी के हाथ पे, एफ पेंटर का। ठीक है, अब इस पूरे सिस्टम को लिया, नीचे इसका 60 किलो, इसका 40 किलो, नीचे हो जाएगा 60 प्लस 40 जी, बोले तो 100 जी। ठीक है बच्चों, तो इस पूरे सिस्टम के ऊपर 2F और नीचे 100 जी। अगर ए पार्ट में सिस्टम रेस्ट पर है, सिस्टम रेस्ट पर है, तो 2F कितना हो गया 100 जी, तो F कितना हो गया 50 जी। इसका मतलब आदमी कितना फोर्स लगाएगा, 500 न्यूटन। तो आदमी को सिस्टम बैलेंस करने के लिए 500 न्यूटन लगाने। ठीक है, अच्छा भाई, और चलते हैं। अब केवल आदमी की बात करते हैं, पर्सन या पेंटर। पेंटर पे कितने फोर्स हैं, एक एफ है, और इसको वेइंग मशीन का नॉर्मल है, नीचे इसका वेट है 60 जी। ठीक है, अब एफ तो मैं 500 निकाल चुका हूँ। अब सिस्टम रेस्ट पर है, सिस्टम रेस्ट पर है तो पेंटर भी रेस्ट पे है, केज भी रेस्ट पे, दोनों का मिला के सिस्टम भी रेस्ट पर है। सिस्टम रेस्ट पे है तो इसका मतलब क्या हुआ, एफ प्लस एन कितना हो गया 600। अब एफ कितना है बच्चों 500, तो 500 प्लस नॉर्मल बराबर 600, तो नॉर्मल कितना आ गया 100। तो उस केस में नॉर्मल आ गया 100। अगर नॉर्मल 100 है तो इसका मतलब कि इस मशीन ने जो वेट नापा वो नॉर्मल होता है, वो 100 हो गया। तो वेट 100 हो गया, तो मास कितना नापेगा, वेट बाय जी। तो वेट बाय जी मतलब 100 बाय 10, मतलब ये मशीन दिखाएगी
कि आदमी केवल 10 किलो का है। समझ रहे हो रीजन? समझ रहे हो आप? रीजन बहुत सिंपल है कि एक्चुअली इसमें नॉर्मल है। एक्चुअली अगर ये केवल जमीन पर खड़ा होता, स्टैंड स्टिल, केवल जमीन पर खड़ा होता, जैसे मान लो कि मैं एक मशीन पे खड़ा हूँ, तो मेरा वेट है, मान लो मैं 60 किलो का हूँ, तो मेरा वेट है 600, नॉर्मल 600, लेकिन अभी भी वो स्टिल है, लेकिन फर्क है वो धागे को नीचे खींच रहा है। तो अब इसको ऊपर बैलेंस करने वाले दो फोर्स हैं, एक इसका नॉर्मल है और एक टेंशन है। अब नॉर्मल प्लस टेंशन दोनों इसके वेट को बैलेंस कर रहे हैं। तो नॉर्मल 600 नहीं हो पाएगा, नॉर्मल 600 से कम होगा, क्योंकि नॉर्मल प्लस टेंशन 600 है। ठीक है ना? अगर ये धागा नहीं पकड़ता, जमीन पे होता, तो नॉर्मल 600 आता, लेकिन धागा पकड़ने से कारण थोड़ा उठ गया। आप खुद सोच के देखना, जैसे मान लो रस्सी बंधी पड़ी, आप एक वेइंग मशीन पे, आप रस्सी को नीचे फोर्स लगाओ, तो आप रुके पड़े हो, लेकिन आपका वेट जो होगा वो कम दिखेगा। ठीक है ना? चलो भाई, ये हो गया पहला केस। अब हम बात करते हैं दूसरे केस की। आप ये लिख लो। दूसरे केस में क्या होगा कि हम देखते हैं क्या होगा। अब इसका एक्सेलरेशन कहीं भी हो सकता है, मान लो ऊपर, मान लो नीचे। हम ऊपर मान लेते हैं, नीचे होगा तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा, क्यों टेंशन लेते हैं। अब हम बात करते हैं पेंटर प्लस केज पे। ऊपर लग गया 2F, F यहाँ, F यहाँ, नीचे इसका वेट हो गया कितना, हो गया 1000। ठीक है? मान लो एक्सेलरेशन ऊपर है, एक्सेलरेशन ऊपर है, तो 2F माइनस 1000 बराबर कितने किलो का है मामला, 100। 100 हो गया। ठीक है बच्चों? तो एक इक्वेशन ये होगी। दूसरी बात, केवल पेंटर की बात करेंगे, तो पेंटर पे ऊपर क्या लगेगा, F लगेगा। पेंटर के ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल लगेगा। इस मशीन का नहीं, इस मशीन का नॉर्मल लगेगा। नीचे कितना होगा पेंटर का, अपना वेट। अपना वेट कितना है, 60G। 60G बोले तो 600। अब एक्सेलरेशन तो वही पेंटर का है, वही केज का, वही पेंटर प्लस केज का है, सेम ही। तो F प्लस एन ऊपर, 600 नीचे, इतना। तो अब अपने पास इक्वेशन क्या होगी, दिस इंप्लाइज दैट F प्लस एन माइनस 600 नेट फोर्स इज इक्वल टू 60। मास कितना है, 60, एक्सेलरेशन A है। ठीक है? हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि इस केस में फोर्स क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक है? अब देखो, मैं चाहता हूं कि सही वेट ना पे, तो सही वेट कितना है बच्चों, सही वेट तो 60G। सही वेट तो 60G है ना आदमी का, तो इसका मतलब नॉर्मल कितना होना चाहिए, 600 होना चाहिए। तो नॉर्मल 600 हो गया, समझो, क्योंकि मशीन नॉर्मल नापती है, नॉर्मल ही वेट है। तो ये दोनों कट गए, तो F कितना हो गया, 60 हो गया। ठीक है? और यहां से इक्वेशन लेते हैं, तो यहां से इस इक्वेशन में अगर डाल देंगे, तो 2 इंटू एफ, एफ कितना है, 60 है, माइनस 1000 बराबर 100 है। तो 2F की जगह 60 है, माइनस 1000 बराबर 100 है। तो ये कितना हो गया, 2 इंटू 60 है, कितना हो गया, 120 है। 120 है माइनस 100 कितना हो गया, 20 है, बराबर 1000। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओ माय गॉड! ये करने के लिए उसको एक्सेलरेशन 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लाना पड़ेगा, जो कि एक अनबिलीवेबल सा आंसर, मतलब उसकी स्पीड हर सेकंड में 50 बढ़ जाएगी। तो अभी जीरो पर एकदम से 1 सेकंड में 50, इट्स ह्यूमंगस आंसर। और हम ये भी देख लेते हैं कि फोर्स कितना लगाना पड़ेगा। इसके लिए फोर्स होगा 60 है, और ये कितना है बच्चों, 50। इसका मतलब इसको 6 5 3000 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा। 3000 न्यूटन मतलब 300G। ठीक है? 300G मतलब 300 किलोग्राम का वेट। तो ये बहुत ह्यूमंगस फोर्स लगाना पड़ेगा, जो भी इसके लिए संभव नहीं है। मतलब कुल मिला के इस सिचुएशन में आप अगर सही वेट चाहते हो, तो वो लाना बहुत मुश्किल है। आपको 3000 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा, विच इज अ ह्यूमंगस फोर्स। वो भी लगातार लगाना पड़ेगा, 3000 न्यूटन, दैट्स अ ह्यूमंगस फोर्स। तो इतना फोर्स लगाओगे तो आपका वेट सही आएगा, नहीं तो आपका वेट सही नहीं आएगा। ठीक है? तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। आप इसको अच्छे से देख लो। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर, चिल मारो।